बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है इसको आप लोग उलट कर दें तो इससे टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा। और एग्जांपल 13.5 में आप लोगों से टाइम पीरियड मांगा गया है, तो ये इक्वेशन जो है ये आप लोग यूज़ कर लें। इसके बाद वेलोसिटी सेलेक्टर की बात करते हैं। जब आप चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे इलाके से गुजारोगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी है वो E डिवाइड बाई बी के बराबर होगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रेशियो के बराबर आएगी और इस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। आप लोग यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल Q है। इसको आपने एक ऐसे इलाके से गुजारा, एक ऐसे रीजन से गुजारा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो चार्ज पार्टिकल है ना ये सर्कुलर मोशन करेगा, ना ये हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, बल्कि स्ट्रेट एंड डिफ्लेक्टेड दूसरी साइड पे निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें और एज शोन इन द फिगर 13.11 तक आप लोग इसको ज़रा अपने साथ रीड कर लें। अब हम बात करते हैं टार्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये एक टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रा देख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग को जस्ट बताता हूँ। इसमें टार्क का जो इक्वेशन है वो किस चीज़ के बराबर आएगा, एन बी आई ए कास थीटा। इसमें एन क्या चीज़ शो करता है, बी क्या चीज़ है, आई ए और कास थीटा ये क्या चीज़ है, ये मैं बताता हूँ। और मैं आप लोग को बताऊँगा कि टार्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एन बी आई ए और कास थीटा इनको समझने के लिए आप लोग यहाँ आ जाएँ। ये एग्जाम्पल 13.6 है। इसमें एन आप लोग देख लें, ये नंबर ऑफ टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉइल को शो करता है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, आई करंट है और टा जो है ये टार्क ऑन द कॉइल है। ठीक है, और एंगल जो है कास थीटा, ये किन दो चीज़ों के दरमियान है ये भी आप लोग यहाँ पर देख लें। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दो चीज़ों के दरमियान जो एंगल है इसको हमने यहाँ पर कास थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जब प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो कास ज़ीरो आएगा और कास ज़ीरो मैक्सिमम आप टार्क आपको देगा। तो ये कास थीटा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, एन बी आई ए आपके पास मैक्सिमम टार्क आ जाएगा। ठीक है, तो दो केसेस इन्होंने आप लोग को बताए हैं कि मैक्सिमम टार्क कब होगा, जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या प्लेन का जो नॉर्मल टू द प्लेन परपेंडिकुलर हो फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का लफ्ज़ है। परपेंडिकुलर जब भी आता है तो हम 90 एंगल का सोचते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर से कंफ्यूज नहीं होना। असल जो बात है वो ये है कि प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये पैरेलल का केस है, पैरेलल का मतलब कास ज़ीरो, तो मैक्सिमम टार्क आपको देगा। ठीक है, तो एंगल जो है ये प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, वो पैरेलल है तो बस मैक्सिमम टार्क आएगा। और ये जो दूसरा केस है ये जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 90, वो ये वाला एंगल नहीं है, याद रहे। ठीक है, ये नॉर्मल टू द प्लेन और फील्ड के दरमियान एंगल है जो कि 90 उस वक्त होगा जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, एक ज़ीरो एंगल को शो करता है, दूसरा 90 एंगल को शो करता है। तो अगर MCQs में वो आपसे कहें कि नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि तो 90 एंगल आ गया, कास 90 ज़ीरो हो गया, टार्क ज़ीरो होगा। नहीं, इस तरह नहीं, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है फील्ड के तो उस वक्त प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मैक्सिमम की कंडीशन है। अब मिनिमम टार्क कब होगा आप लोग देख लें। इसके लिए भी दो कंडीशन है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, या नॉर्मल ऑफ द कॉइल पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस केस में आपके पास जो टार्क है वो ज़ीरो आएगा। टार्क कब ज़ीरो होगा, जब प्लेन ऑफ द कॉइल यहाँ पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर लिख लें और ये परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लिख लें, तो आपके पास जो टार्क होगा वो मिनिमम आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल 13.6 है इसको आप लोग देख लें। और ये MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल। MRI uses a combination of strong magnetic field and radio waves to produce detailed high resolution image of the inside of the body. कुछ स्टूडेंट्स ये गिला करते हैं कि मैं कभी कभार वीडियो में
बुक के लाइंस को जस्ट रीड कर लेता हूँ, उनको एक्सप्लेन नहीं करता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं उनको मैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको नहीं बता सकता। आप लोग एफएससी कर चुके हैं, अब आप लोग इतना समझते हैं कि अगर कोई सिंपल लाइन आपको गिवन है उसका ट्रांसलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी लफ्ज़ की मीनिंग आपको नहीं आती तो गूगल आपके पास है, ठीक है। उसमें आप लोग सिंपल पुट कर लें, डायग्नोस्टिक टूल किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा, तो बस फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अगर मैं एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन आप लोग के साथ करूं तो हर एक चैप्टर के 15-20 वीडियोस बनेंगे, जिनका देखना आपके लिए मसला है, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। आप लोग को टाइम के लिहाज से फिर टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आप लोग खुद देख लें। ये जो MRI का ये जो पैराग्राफ है ये भी आप लोग खुद देख लें। थ्योरी है, आप लोग इंशाल्लाह कर सकोगे, ये भी आप लोग देख लें ये पैराग्राफ। और इस तरह जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको भी आप लोग देख लें, ठीक है। ख़ुद देख लें, इग्नोर ना करें। ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी MCQs आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लें, ठीक है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर, ये क्या चीज़ है? A moving coil galvanometer is an instrument which is used for detection and measurement of small electric current। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, उसको जांचने के लिए, मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो आप लोग देख लें। अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे ये गैल्वेनोमीटर जो है ये काम भी करता है, ठीक है। इसमें मूविंग कॉइल होता है, तो जब कॉइल मूव करेगा तो उस हिसाब से इसका टॉर्क आएगा। तो ये ही इसका गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न गैल्वेनोमीटर आर ऑफ द मूविंग कॉइल टाइप एंड आर कॉल्ड डी गैल्वेनोमीटर्स। यहाँ ये जो मोस्ट मॉडर्न गैल्वेनोमीटर है इसका बताया गया है, इसके नाम का बताया गया है, नाम भी आप लोग नोट कर लें, ठीक है। इसके अलावा a cylinder of soft iron is placed at the center of coil which intensifies the magnetic field, ठीक है। इसमें हम सॉफ्ट आयरन से बना हुआ एक सिलेंडर यूज़ करते हैं। ये कॉइल के सेंटर में मौजूद होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, इसकी शिद्दत को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर जो एंगल है cos थीटा, ये किन दो चीज़ों के दरमियान है? प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ बी, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, ठीक है। तो वही इक्वेशन यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। और आप लोग देख लें मज़ीद इसमें क्या कुछ है। रिस्टोरिंग टार्क सी थीटा के बराबर है, इसको ज़रा देखते हैं। इफ़ थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिप एंड सी इज़ द रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, देन रिस्टोरिंग टार्क इज़ इक्वल टू सी थीटा। तो कैपिटल सी जो है ये रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट को ज़ाहिर करता है, और थीटा जो है ये वो ट्विस्ट है जो स्ट्रिप के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपके पास रिस्टोरिंग टार्क आ जाएगा। तो ये इक्वेशन भी आप लोग देख लें। जो करंट होगा जिसको हम इसके थ्रू मेजर करना चाहते हैं उसका इक्वेशन भी आप लोग देख लें। I इज इक्वल टू सी थीटा डिवाइड बाई एन ए बी। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा वो स्मॉल करंट के केस में भी बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा
आएगा।